चारों तरफ पुलिस, मीडिया और डॉक्टर्स की गाड़ियों की अफरा तफरी थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पुणे शहर में एक मर्डर हुआ था। एक ऐसा भयानक मर्डर शायद ही पहले कभी किसी का हुआ था। और इतनी सारी भीड़ भाड़ इसलिए थी क्योंकि यह शहर का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल केस जो था। शहर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन राजीव खन्ना का किसी ने सर काटकर उनका बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था। चारों तरफ बस एक ही न्यूज़ चल रही थी और वो थी राजीव खन्ना मर्डर केस। इस केस की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही थी। देश की बड़ी से बड़ी क्राइम ब्रांच भी इस मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई और राजीव खन्ना मर्डर केस बिना सुलझे ही बंद हो गया। वह घर अब वहां के लोगों के मुताबिक एक हॉन्टेड हाउस बन गया था। एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनकी छोटी सी बच्ची होती है। वह परिवार राजीव खन्ना के उस घर में रेंट पर रहने के लिए आए थे। देव वर्मा का मुंबई से पुणे में ट्रांसफर हो गया था और उनकी पत्नी राधिका वर्मा तो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। काम की वजह से देव को अपनी पत्नी और बच्ची के साथ पुणे आना पड़ा। उस समय उनको कोई घर रेंट पर नहीं मिला तो उन्होंने राजीव खन्ना के उसी घर को किराए पर लेने की सोची। जब आस पड़ोस के लोगों को यह पता चला कि एक परिवार उसमें रहने के लिए आया है तो लोगों ने उनसे उस घर में घटित घटना की जानकारी देते हुए उनसे उस घर में न रहने की सलाह दी। पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी अंधविश्वास से भरी बातों को नहीं मानता। कुछ दिनों तक सब सही चलता रहा। परिवार में बच्ची और मां को भी कोई असुविधा नहीं हुई थी। पर कुछ दिनों बाद राधिका को राजीव खन्ना के एक रूम जो कि सेकंड फ्लोर पर था से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। उसने इसका जिक्र अपने पतिदेव से भी किया पर देव ने यह कहकर बात टाल दी कि ये बस राधिका का भ्रम है और कुछ नहीं। राधिका कुछ दिनों बाद दोबारा उन आवाजों को सुनने पर ऊपर के उस रूम में दोबारा जाती है जहां राजीव खन्ना का रूम होता है। वहां उसे सरकटी आत्मा दिखाई देती है। वह डर के घबराकर सीढ़ियों से फटाफट नीचे उतर आती है और अपने पति देव को फोन करती है। देव तुरंत ही घर आ जाता है। वह दोनों मिलकर अब उस ऊपर वाले रूम में जाते हैं और फिर वह सरकटी आत्मा उनको डराने की कोशिश करती है। कौन हो तुम और मेरे इस घर में क्या कर रहे हो? चले जाओ नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डाल। वह दोनों डर जाते हैं कि तभी उनकी छोटी सी बच्ची जो नीचे अपने रूम में सोई हुई थी ऊपर के उस रूम में उनके पास आ जाती है। बच्ची को देख वह सरकटी आत्मा गायब हो जाती है और फिर तभी देव और राधिका उस रूम की तलाशी लेने लगते हैं कि आखिर क्यों राजीव खन्ना के साथ ऐसा हुआ जो उसकी आत्मा अभी तक तड़प रही है और उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। दोनों को उस रूम में कुछ नहीं मिलता है सिवाय एक खाली पेपर के। दोनों ही अचंभित होते हैं और सोचते हैं कि इस रूम की तो जांच एजेंसीज के द्वारा कई बार जांच हुई होगी, फिर कोरा कागज अभी तक यहां कैसे। तब राधिका देव से कहती है कि हो न हो राजीव खन्ना की आत्मा जरूर हमसे कुछ कहना चाहती है। देव उससे कहता है कि तुम शायद ठीक कह रही हो राधिका, क्योंकि इस रूम में ये कोरा कागज कहां से आया। हमें इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाना होगा जो आत्माओं की जानकारी रखता हो। तब दोनों अपनी बेटी को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और अपने साथ हुई सारी घटना कह सुनाते हैं। क्योंकि ये राजीव खन्ना के साथ जुड़ा हुआ किस्सा होता है तो तांत्रिक उनसे कहता है कि ये तो पुणे शहर का बहुचर्चित हत्याकांड था। राधिका और देव तांत्रिक को वह पेपर दिखाते हैं। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से उस पर लिखी बात को पढ़ने की कोशिश करता है। कागज पर लिखा होता है कि मेरी मौत मेरी पत्नी ने करवाई है। अब तांत्रिक राधिका और देव से कहता है कि राजीव ने इस कागज के जरिए हमें अपने कातिल का नाम तो बता दिया है, पर अभी भी हमें उसकी आत्मा से सारी सच्चाई जानने की जरूरत है, जिससे हम उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकें। तांत्रिक देव और राधिका के साथ राजीव के उसी घर में जाता है।
वह उस घर में कुछ मंत्र उच्चारण करके राजीव की आत्मा को बुलाता है। पहले तो राजीव खन्ना की आत्मा वहां आकर उन सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, पर बाद में जब उनकी बच्ची सामने आ जाती है तब वह आत्मा शांत होकर उन्हें अपने अतीत का सच बताना शुरू करती है। दरअसल तुम्हारे परिवार की तरह ही मेरा भी एक परिवार था, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और मेरी एक छोटी बच्ची थे। हमारी जिंदगी खूब खुशियों के साथ भरी हुई गुजर रही थी, पर शायद मेरे जीवन में ये खुशियां ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थीं, क्योंकि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अब जो घटित होने वाला था उसकी कल्पना मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं की थी। और फिर एक बार वह मनहूस दिन आ ही गया, जब हम लोग अपनी कार से घूमने जा रहे थे। कार में हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे कि अचानक सामने से एक तेज रफ्तार में आती कार ने हमारी कार को टक्कर मार दी। उस भयानक दुर्घटना में मेरी पत्नी की तो उसी वक्त ही मौत हो गई थी, पर मैं और मेरी छोटी सी बच्ची किसी तरह बच गए। मेरी बच्ची की अच्छी परवरिश हो जाए, इसके लिए मैंने फिर से शादी करने का फैसला कर लिया। और फिर मेरी जिंदगी में नेहा आई। शुरुआत में नेहा एक आदर्श पत्नी और अच्छी मां जैसी लगती थी। मेरी बेटी टिया भी उससे बहुत घुल मिल गई थी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद एक दिन मैं अचानक घर जल्दी लौट आया ताकि नेहा और टिया को सरप्राइज दे सकूं। तभी मैंने देखा नेहा एक गैर मर्द के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल कर बातें कर रही थी। मुझे देखते ही नेहा घबरा गई, और जब मैंने उससे उस आदमी के बारे में पूछा तो उसने कहा, ये मेरे दूर के भाई हैं। उसी दिन से मेरे मन में शक ने जन्म ले लिया। अपने शक को सच में बदलने के लिए मैंने एक नाटक रचा। मैंने नेहा से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, पर असल में मैं इसी शहर में अपने दूसरे घर में छुप कर रहने लगा। जाने से पहले मैंने अपनी बेटी टिया को अकेले बुलाया। मैंने उससे कहा, बेटा, अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना। 2 दिन बाद टिया का कॉल आया। उसने कहा, पापा, वही अंकल फिर से आए हैं। मैंने टिया से कहा कि फोन को रिकॉर्डिंग पर लगा दे, और जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा मुझे और मेरी बेटी को मारने की योजना बना रही थी। वो मेरी पूरी प्रॉपर्टी हथियाकर अपने आशिक के साथ ऐश की जिंदगी जीना चाहती थी। उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं खोऊंगा। मैंने एक वकील से मिलकर अपनी सारी प्रॉपर्टी टिया के नाम कर दी और खुद उसका केयरटेकर बन गया। लेकिन एक सच्चाई मुझे अंदर से खाए जा रही थी कि अगर मैं मर गया तो कानून के मुताबिक नेहा ही टिया की केयरटेकर बन जाती। और बस इसलिए मैंने नेहा को तुरंत ही तलाक देने का मन बना लिया। उस रात जब मेरी बेटी सो रही थी, मैंने नेहा से सच बोलने का फैसला किया। मैंने कहा, मुझे सब पता चल चुका है। अब मैं और मेरी बेटी तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहेंगे। अपना भांडा फूटता देख नेहा पागल हो गई। मेरी सारी बातें हमारे घर में छुपे उसके आशिक ने सुन ली थीं। मैं इस बात से अनजान था कि वो मुझ पर पीछे से आकर अचानक हमला करने वाला है। और फिर मेरे मरने के बाद नेहा ने गुस्से में मेरा सर काटकर धड़ से अलग कर दिया, और वह इस सर को अपने आशिक के कहने पर किसी तांत्रिक के पास विधि कराने के लिए ले गई। उसके आशिक का कहना था कि तांत्रिक से विधि कराने पर मेरी आत्मा अगर भटकती भी है तो भी उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। नेहा के आशिक का कहना बिल्कुल ठीक साबित हुआ, क्योंकि वो लोग जब तंत्र विधि कराकर सर को वापस घर के एक कोने में दबाने लगे तो मेरी आत्मा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। देव, तुम्हारी बच्ची को देखकर मुझे अपनी बेटी टिया की याद आती है। न जाने टिया अब किस हाल में होगी। मेरी मौत के समय टिया सिर्फ 6 साल की थी। आज 8 साल बाद वो 14 साल की हो चुकी है। कानून के मुताबिक नेहा आज भी उसकी केयरटेकर है। लेकिन 4 साल बाद जब टिया 18 साल की होगी और प्रॉपर्टी का पूरा हक उसके हाथ में आ जाएगा, तब वो लोग उसे भी मार देंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मुझे मारा था। मैं एक बाप हूं देव, और मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मौत का सच सबके सामने आए, ताकि मेरी बेटी सुरक्षित रहे और मेरी आत्मा आखिरकार शांति पा सके।
लेकिन राजीव जी, अगर उन लोगों का इरादा टिया को मारने का ही था तो उन्होंने आपको मारने के बाद उसी समय टिया को क्यों नहीं मार दिया? तब तो नेहा केयर टेकर के तौर पर पूरी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर सकती थी। क्योंकि देव, जब नेहा और उसके आशिक को मेरी बेटी टिया को जिंदा रखकर ही मेरी सारी जायदाद का सुख मिल रहा था, तो वो लोग भला उसे मारने का जोखिम क्यों लेते? जब तक टिया नाबालिग थी, नेहा उसके नाम की हर चीज की केयर टेकर बनकर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन अब मेरी बेटी कुछ ही सालों में 18 साल की होने वाली है और 18 साल की होते ही वो कानूनी तौर पर मेरी पूरी प्रॉपर्टी की असली मालकिन बन जाएगी। तब नेहा न तो केयर टेकर रहेगी, न ही टिया के फैसलों पर उसका कोई अधिकार होगा। और यही वजह है देव कि अब मुझे मेरी बेटी के सर पर मौत का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। अब देर करने का मतलब एक और मासूम की जान जोखिम में डालना होगा। राजीव साहब, अब समय आ गया है कि आप अपनी पत्नी को बेनकाब करें और अपनी बेटी के सामने ही नहीं, पूरे देश के सामने सच को उजागर करें। नहीं शाह, मैं अपने मुंह से उन्हें दोषी साबित नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो गुनहगार खुद अपने मुंह से अपने किए हुए पापों को कबूल करें। मेरे पास एक प्लान है। जब मैंने ये घर किराए पर लिया था तब मेरी बात नेहा से हुई थी। अगर हम किसी बहाने से नेहा को दोबारा इसी घर में बुला लें तो शायद यही जगह उससे सच उगलवा लें। लेकिन कैसे? इस घर में हम पहले से हिडन कैमरे लगा देंगे और जब नेहा को लगेगा कि कोई उसे देख या सुन नहीं रहा, तब उसका असली चेहरा खुद ब खुद सामने आ जाएगा और उस वक्त राजीव की आत्मा उससे खुद निपटेगी। पर मैं तब तक उन लोगों का कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मेरे कट्टे सर के ऊपर की गई वह तंत्र विधि नष्ट न हो जाए। राजीव साहब, बस इतनी सी बात, मैं अभी अपने मंत्रों से उस तंत्र विधि को उलट देता हूँ। हेलो नेहा जी, कल मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं और राधिका चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ पार्टी में जरूर आए। ओके मिस्टर वर्मा, हम लोग जरूर आएंगे, लेकिन आप ये तो बताइए कि कहाँ पर आना है। आपके इसी पुणे वाले बंगले पर ही हमने सारा अरेंजमेंट किया है। आप आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके श्योर, हम लोग जरूर आएंगे। नेहा न जाने क्यों मेरे मन में उसी जगह इतने सालों बाद जाने को लेकर कुछ अजीब सा डर सा लग रहा है। मुझे लगता है कि कल पार्टी में न जाए तो ज्यादा सही रहेगा। ओफो बाबू, तुम बेकार का डर अपने मन में पाले बैठे हो। कल हम पार्टी में जरूर जाएंगे। वैसे भी हमने इतने सालों से कोई पार्टी भी नहीं की है। कल पक्का चलेंगे यार, बहुत मजा आएगा। ठीक है डार्लिंग, फिर जैसा तुम चाहो। मिस्टर वर्मा, नाउ पार्टी इज ओवर। अब मुझे लगता है कि हम लोगों को चलना चाहिए। नहीं नेहा जी, आज रात आप हमारी मेहमान हैं। ऐसे कैसे आप अभी यहाँ से जाने की बात कर रही हैं? प्लीज आप लोग कल सवेरे चले जाइएगा। इतनी रात में निकलना वैसे भी थोड़ा अनसेफ होगा। ठीक है देव, जब आप इतना कह रहे हैं तो हम लोग कल सुबह को ही चले जाएंगे। तुम लोग आखिर आ ही गए यहाँ। अब देखो, आ तो अपनी मर्जी से गए हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। तुम लोगों ने एक मासूम बच्ची को उसके पिता से दूर कर दिया, जैसे तुमने मुझे इतने सालों तक सताया है। अब ठीक वैसे ही तुम्हारा भी बुरा वक्त आ गया है। अब मुझसे बचकर कहां जाओगे? ये हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग तो अभी सो रहे थे, फिर इस भयानक जंगल में पता नहीं कैसे आ गए। नेहा, और ये डरावनी आत्मा क्या राजीव की है क्या? मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया यहाँ आने को। तुम लोगों ने क्या सोचा कि मेरी इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद भी तुम इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगे? अब तुम दोनों को भी ठीक उसी तरह मरना होगा जैसे तुमने मुझे मारा था।
हमें माफ कर दो राजीव, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। हाँ भाई, माफ कर दो, हमें जान से मत मारो, हमें बख्श दो। मैंने तुम्हारी हत्या करके बहुत बद्दा गुनाह किया है और अब हम दोनों ही अपना अपना गुनाह कबूल करते हैं। अच्छा, तो आखिर मिल ही गए हमें राजीव सर के हत्यारे। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। आप अपना जुर्म पहले ही कबूल कर चुके हैं और आपकी ये पूरी बातचीत हमारे द्वारा लगाए गए हिडन कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी है। अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। बुरे काम का बुरा अंजाम देख लिया राजीव जी। अब तो आप खुश हैं ना इंसाफ पाकर? देव, मुझे पूरी तरह से खुशी तो तब मिलेगी जब मैं अपनी बेटी टैया से मिल पाऊंगा। तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी दोस्त। पुलिस और आप लोगों ने पता लगाया कि आखिर मेरी बच्ची को उन लोगों ने अब तक किस हाल में रखा था। राजीव जी, जरा रुकिए। आपके सारे सवालों के जवाब हम अपने साथ लेकर आए हैं। टिया बेटा, जरा अंदर आ जाओ। बेटी टिया, तुम्हें देखकर अब मेरी आत्मा को सुकून मिला है। मैं जानता हूं कि अंकल आंटी ने तुम्हें नेहा का पूरा सच बता दिया है। बस मुझे तुम इतना बताओ बेटा कि आखिर इतने दिनों तक नेहा ने तुम्हें किस तरह से रखा? पापा, तब से अब तक तो मैं यही नहीं जान पाई थी कि आप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। नेहा आंटी ने तो मुझे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेज दिया था। चलो बेटा, ये तो अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ कि कम से कम तुम्हारी शिक्षा पर तो कोई आंच नहीं आई। मुझे सुकून है ये जानकर कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। अब मेरी बस यही चाहत है कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरे मन से करो, अपने सपनों को पहचानो और उन्हें पूरा करो। एक दिन तुम इतनी मजबूत बनो कि मेरी पूरी मेहनत, मेरा सारा बिजनेस और मेरी पहचान, सब कुछ तुम और भी बेहतर तरीके से संभाल सको। देव, राधिका, आप दोनों ने मेरी उस तरह मदद की है जिसकी उम्मीद एक मरी हुई आत्मा कभी नहीं करती। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आप मेरी बेटी का भी इसी तरह ख्याल रखेंगे। अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मेरी आत्मा को जो सुकून चाहिए था वो मिल चुका है। अब मैं चलता हूं, हमेशा के लिए।